नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को मध्य प्रदेश पीएटी 2024 का जो टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा कि उसका आप आवेदन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर इसके फॉर्म भरने में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये पूरा आपको स्लाइड में एक एक करके सब दिखा दिया हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और किस तरीके से पूरा करना है। तो सबसे पहले तो ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोफाइल बनाना होगा। ठीक ना, उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, उपलब्ध समय लिखा हुआ है। इसके बाद जब आप इसका कंप्लीट कर लेंगे प्रोफाइल के कंप्लीट करने के बाद ही आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। यानी आवेदन पत्र भरने के लिए आपको प्रोफाइल ज़रूरी है बनाना। ठीक, तो अब दिखाते हैं आपको कि आप इसका कैसे बना सकते हैं प्रोफाइल। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको उपलब्ध सेवाएं दिख रहा है। यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के लिए मैं पुराना वीडियो बना चुका हूँ, पिछले लेक्चर में मैं लिया था। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए कि प्रोफाइल कैसे बनाना है, कैसे उसका क्या करना है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके लिए आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर जाना होगा। यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पंजीकरण फॉर्म का ऑप्शन जो मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसका फॉर्म भर लीजिए और आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो पीएटी 2024 है। उसके आवेदन की डेट 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 9 मई तक चलेगा। तो इसलिए इसका फॉर्म जो अभी तक न भरे हों उसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर नहीं चलता, बाद में समस्या होने लगती है। तो आवेदन पत्र भरने के लिए आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, आवेदन पत्र यहाँ लिखा हुआ है, पूरा स्क्रीन नहीं आ रही है। आवेदन पत्र के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आवेदन करने देखिए लिख रहा है और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड में मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। और यहाँ पर क्या रहेगा, आवेदन करें पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद ये आगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत पीएटी 2024 हेतु आवेदन। यहाँ पर कुछ घोषणा दिया गया है कि आपने नियम पुस्तिका समस्त पढ़ ली है। इसके बारे में मैं वचन देता हूँ कि इसका नियम और शर्त आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर टिक का निशान मिलेगा, आप इसको टिक करके अगर पढ़ चुके हैं तो अगर नहीं पढ़े तो इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ चुके हैं तो इसको टिक करके फिर महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको एक बार देख लीजिए कि क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, सामान्य पंजीकरण क्रमांक वही है जो आपको पीएटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ईएसबी का जो पंजीयन कराया जाता है तो उसका एक पंजीकरण क्रमांक मिलता है। ठीक, उसको आपको यहाँ डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल करके इस कैप्चा कोड को डाल लेना है। और जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे आगे, सत्यापित कर आगे बढ़ें तो आपकी पूरी डिटेल वहाँ पर खुल करके आ जाएगी, क्योंकि आप पहले पंजीकरण में अपनी पूरी डिटेल दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा है, यदि आपने अपने प्रोफाइल का पंजीयन नहीं करा रहा है, मतलब अभी तक नहीं करा है, तो आप जाकर यहाँ से कर लीजिएगा। और अगर करा चुके हैं तो यहाँ से आगे बढ़ लीजिए। अगर उसमें केवाईसी अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए पंजीकरण क्रमांक डालें और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सत्यापित करके आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या होता है, सत्यापित करके जब आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे पहली स्लाइड इस तरीके से आपके पास खुलेगी। ठीक ना, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर रहता है पहले व्यक्तिगत विवरण रहता है। व्यक्तिगत विवरण जो आप पहले उसमें भरे रहते हैं पूरा वही चीज़ रहता है, इसमें आपको कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर आपका पंजीकरण नंबर रहेगा, आवेदन क्रमांक नॉट जनरेटेड, शुरुआत में देखिए जनरेट नहीं रहता है, ये लास्ट में जब आप फीस पेमेंट करने से थोड़ा पहले प्रोसेस है तो वहाँ पर आपका आवेदन क्रमांक जनरेट होता है जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तब। यहाँ पर आपका नाम फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पर आपका अगर उपनेम या सरनेम है तो उसको डालेंगे। मतलब ये रहता ही है क्योंकि आप पंजीकरण में ही सब कुछ डाल लिए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा डिटेल खुल करके आ जाती है जो पंजीकरण में आप दिए थे। इसके बाद आपका पूरा पहचान का पता है, दिव्यांगता विवरण है, अगर नहीं है तो इसी तरीके से जो भी आप वहाँ भरे होंगे पूरा वही चीज़ है, घोषणा पत्र, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड में ही देखिए, पहली स्लाइड में 27 नंबर तक यहाँ है संलग्न दस्तावेज। इसके बाद 27 के बाद आते हैं आप 28वां नंबर।
28 में क्या है, आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज आपके हैं तो आपके मतलब यहाँ पर लिख रहा है आवेदक अपने संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन के रसीद द्वारा आपको जांच कर लेना है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ से जाकर फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वही चीज़ लिखा है जो यहाँ पर फर्स्ट में दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड में, इसको पूरा आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर इसमें कुछ समस्या आती है आपको या फिर कुछ एरर आपको दिख रहा है कि कुछ गलती हो गई है तो एडिट प्रोफाइल पर आप जाएंगे और यहाँ से आप अपना एडिट कर लीजिएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर फिर से आप अपना नाम डालेंगे जो आपका नाम है, ठीक ना। तो इसमें फर्स्ट नेम आप डालेंगे, आवेदक का प्रथम नाम, और ध्यान रखिएगा श्रीमती, कुमारी, ये सब कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सरनेम रहेगा, ठीक ना, सरनेम, और यहाँ पर जो रहेगा पिता का नाम, पिता का यहाँ पर पूरा आपको नाम लिखना है, ठीक ना। पिता का पूरा नाम आप डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से शो रहेगा, ठीक है। जो जिसका रहेगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले से ही ऑनलाइन से जनरेट रहता है, क्योंकि उधर जब आप कर चुके हैं पंजीयन किए हैं तो प्रोफाइल पंजीयन, तो वहाँ पर ये सब पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ देखिए लिखा है आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं पर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ाने पर क्लिक करने पर आपके सामने ये वाला आएगा पेज फिर से नया। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका देखिए दिखेगा फिर व्यक्तिगत विवरण। फिर व्यक्तिगत विवरण में वही पूरी जानकारी, फिर यहाँ पर आपका फ़ोटो, इसमें भी फ़ोटो था, इसमें भी फ़ोटो, और इसमें नया क्या हुआ होगा, ए वाला सेकंड वाले में जो आप इसको डाले हैं तो इसमें फिल होकर के ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सब पूरा वही चीज़ रहता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, हर चीज़ तो पूरा वही चीज़ रहेगा। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ दिव्यांगता का विवरण है, ये भी पूरा वही चीज़ है जो पहले वाला है आपका, ठीक। इसके बाद आपका मिलेगा यहाँ पर आवेदक का नाम, सरनेम जो वहाँ पर आप चेंज किए मतलब भरे थे तो वो पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसमें भी अगर फिर भी त्रुटि हो तो यहाँ से जाकर आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है, बार बार आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप त्रुटि अगर किए हैं तो चेंज कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर अन्य विवरण में सबको समस्या होती है कि इसमें मुझे डालना क्या है, यहीं पर समझने वाली बात है, आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। 30 नंबर में बोलता क्या है कि वर्ग जो नियम कंडिका 1, 3, 2, 4 के अनुसार, यानी इसमें क्या है कि आप क्या हैं इसमें से, मतलब वर्ग किस वर्ग में आप आते हैं, क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं या सैनिक से संबंधित हैं या कृषक के परिवार से या बिना वर्ग। तो जो कृषक के क्षेत्र से होगा वो कृषक डालेगा, जो बिना वर्ग के होगा इसमें से किसी क्षेत्र में नहीं आता होगा वो बिना वर्ग में डालेगा, ठीक है। और जो इस तीनों में से अगर किसी में आ रहा है तो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, अगर तीनों में से किसी में नहीं आता तो बिना वर्ग में आप डाल लीजिए। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर, क्या आप जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थी होने के कारण BSc, देखिए अगर जो जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर के, अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो इस पर हाँ करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा, ठीक। इसके बाद क्या है कि आप BSc वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए शारीरिक योग्यता है। अब शारीरिक योग्यता क्या है, इसके बारे में 1.8 में देखना पड़ेगा। इसको देखने के बाद ही आप इसको हाँ या नो में टिक करिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको चल के दिखाता हूँ कि शारीरिक योग्यता है क्या। आपकी पहले शारीरिक योग्यता आपको पता हो जाए उसके बाद ही करेंगे। देखिए शारीरिक योग्यता आपको लिखा हुआ है कि हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए वानिकी के लिए, BSc वानिकी ऑनर्स के लिए आपकी हाइट कितना 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और स्वास्थ्यता की अर्हता क्या है कि 163 सेंटीमीटर तो 100% है, और चेस्ट आपकी फुली एक्सपेंड 84 सेंटीमीटर, और मतलब सॉरी एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर 84 होनी चाहिए एक्सपेंड करने पर, ये लिखा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कि किसके लिए कम है, जो यहाँ पर गोरखा, नेपाली और गढ़वाली, कुमानी जो है पीपल, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा, सिक्किम, इन सब के लिए 152.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, ठीक है। इनका 152.5 सेंटीमीटर होगा तो भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चयन हो जाता है तो चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। देखिए क्या है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही आपको प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी एवं कृषि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्य होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर एक क्लियर होगा आपको, पहली बात इतनी हाइट हो और आप वहाँ पर अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत कर पाएंगे तब इसको आप हाँ करिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको न करके आगे बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद क्या है, वही चीज़ दोनों में है, नहीं करेंगे। अगर इसमें नहीं किए तो इसमें भी नहीं करेंगे। क्या आप
क्या आप मतलब एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र धारक हैं? जो एनसीसी वाले होंगे तो उसको यस करिएगा, जो नहीं होंगे तो उसको नहीं करना है। वो भी ध्यान रखिएगा, बी और सी प्रमाण पत्र जो होगा, अगर होगा तब करिएगा। इसके बाद क्या है कि आप 10वीं और 12वीं में न्यूनतम 45% से उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए क्या है कि इस साल रिजल्ट आ चुका है अभी 12वीं का। अगर आपका 45% से अधिक रिजल्ट हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसमें नहीं पर क्लिक करते हैं, इसमें अगर नहीं करते हैं तो इस वाला आ जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के, ये अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये आएगा, अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये आएगा, ठीक है। आप इसका जो आए उसके हिसाब से कर लीजिए। अगर आप 75% से कम पाए हैं, 45% से कम पाए हैं तो ऑटोमेटिक ए वाला नहीं हो, मतलब यहाँ नहीं करेंगे तो ये हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 75% से ज़्यादा 45% से ज़्यादा पाए हैं तो आप इसको हाँ करिएगा। क्यों? क्योंकि आगे लेगा ही नहीं। क्यों? मैं कई बार ट्राई करके देखा कि यहाँ पर लिखा है कि आप 2023-24 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अगर यहाँ आप हाँ कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 1.21 के अनुसार पास होना होगा। आपको ये बोल रहा है कि 1.21 के अनुसार आपको पास होना होगा। अब 1.21 क्या होता है, तो इसको भी आपको दिखा देते हैं, आपको चल करके। अब 1.2 चलते हैं, 1.2 हाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन चारों पाठ्यक्रमों 1.2 अर्हता क्या दिया गया है कि इन चारों जो पाठ्यक्रम है इसमें 10वीं मतलब 10+2 यानी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण अंक सूची को आपको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। क्या करना होगा? अंक सूची जो होगा उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर प्रस्तुत करेंगे आप अंक सूची तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, और नहीं तो एलिजिबल नहीं होंगे। ये 1 पॉइंट और 1.7 के लिए क्या है, 1.72, इसको भी देख लेते हैं। ये है 1.2 के लिए। अगर आप अंक सूची प्रस्तुत कर ले रहे हैं तब हाँ करिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें दिखा रहे हैं आपको कि 1.7 में क्या बोलता है। 1.7 इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है। देख रहे हैं ना, 10वीं जो 12वीं कक्षा है तो उसके समकक्ष 45% से अधिक होना पहली बात अनिवार्य है, तथा इनकी अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर अनिवार्य है यानी इस साल जिनका रिजल्ट आ चुका होगा अगर 45% से अधिक है तो इसी में डाल करके आपको फॉर्म भरना है, ठीक ना। यहाँ पर हाँ करेंगे तभी आपका जा पाएगा फाइल आगे, नहीं तो आगे नहीं जाता है। क्योंकि मैं ट्राई कई बार कर चुका तो नहीं करके, लेकिन नहीं, क्योंकि 45% से अधिक रिजल्ट है और आपका 21 टाइम पर होगा। अंक सूची संलग्न करेंगे कब आप करेंगे, जब आप वहाँ पर अपना मतलब सब कुछ ले जाएंगे वेरिफिकेशन कराने, तब तक भर में तो अंक सूची आ जाएगी आपकी। अगर जो 45% से ऊपर वाले हैं, लेकिन जो 45% से कम वाले हैं तो वो तो वहाँ पर जा करके अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इन चारों पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10+2 पद्धति की 12वीं या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं, ठीक है। किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय 12वीं की कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। देखिए जो इस साल मान लीजिए आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, अगर इस साल के अगर आप करते हैं इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप इसको नहीं ही करेंगे। तो आपको एक बार फिर से लेकर के यहाँ पर चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है। इसको बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि इसमें अगर आप हाँ कर दिए तो ये नहीं हो जाता है, और इसको आप नहीं कर रहे हैं तो ये हाँ हो जाता है। दो में से कोई एक ही कर सकते हैं, दो मतलब ऑटोमेटिक मतलब आ जाता है, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर इस साल पास हो रहे हैं या इस साल सम्मिलित हो रहे हैं 2023-24 में, ठीक ना, तो आपको हाँ करना है इस पर और ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, ठीक। अगर इससे पहले हैं, अगर आप यहाँ पर लिख रहा है कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल न्यूनतम 45 वर्ष से उत्तीर्ण हैं समकक्ष में, तो आप इस पर हाँ करिएगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है,
यहाँ पर विषय 37 नंबर वाले में भी प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर भी बहुत ध्यान से देखिएगा, तालिका है, इसको आपको भरना है। आपका जो विषय समूह रहेगा आप उसके हिसाब से चयन करिएगा। जैसे मान लीजिए किसी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ए को सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले मतलब मान लीजिए PCB और PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बी को सेलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर वाले सी को सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाले डी को, और बायोलॉजी रसायन और एग्रीकल्चर ई वाले को। अगर आप इसमें से किसी में हैं जिसके आप एलिजिबल होंगे तो आप उसको डालेंगे तो आपको उसके हिसाब से कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, क्या आप पेमेंट सीट के प्रवेश इच्छुक हैं? अगर हाँ तो हाँ करिए, अगर नहीं तो नहीं करिए, क्योंकि पेमेंट सीट का नियम आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर लिखा मतलब दिया गया है कि इसका जो फीस है तो वो लगेगा। ठीक, परीक्षा सर का प्राथमिकता क्रम, जहाँ लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो प्राथमिकता क्रम में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा चारों को। सबसे पहले आप किसको देना चाहते हैं, घोषणा पत्र में आपको टिक कर लेना है, और इसके बाद घोषणा पत्र को आपको टिक करने के बाद आप देखिए घोषणा पत्र करके आगे बढ़ाने पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ाने पर क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए भुगतान नहीं का वो स्लिप प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ आपका डिटेल रहेगा, जो जो आप डाले होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर रहता है। फिर इसको प्रोसीड टू मतलब यहाँ पर रहता है, इसको एक बार सब चेक कर लीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप जा करके आप इसको सुधार कर सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, प्रिंट करिए, प्रिंट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप जाएंगे इस पर, तो यहाँ पर अब पेमेंट के लिए मतलब प्रोसेस टू पेमेंट था। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन जो मिलेंगे, इसमें से नेट बैंकिंग है, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI। तो UPI से करना आसान है आज के टाइम पर, तो आप UPI सेलेक्ट कर लीजिए मेरे हिसाब से। बाकी आप नेट बैंकिंग करते हैं तो नेट बैंकिंग से करिए, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। UPI से करते हैं तो UPI में आप जब जाएंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। EWS का फॉर्म था इसलिए 310 रुपये पूरा, यानी 250 प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज मिला करके पूरा लग रहा था। UPI में भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, फिर यहाँ पर क्रेडिट, QR कि किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, और UPI। तो QR में मैं किया। अब QR जैसे मैं सेलेक्ट किया तो QR के लिए मेरे पास ऑप्शन ये आया। इसमें से फिर यहाँ पर एक क्लिक करके मैं ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर भीम UPI ही ऑप्शन आता है। देखिए इसमें आ गया, उसमें नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ में एक पेमेंट 310 पर क्लिक करना है, मतलब जो भी रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भुगतान है कि स्लिप आपको मिल जाएगी, पूरा डिटेल यहाँ पर रहेगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ पर भी मान लीजिए अगर आपके फॉर्म में अगर त्रुटि हो चुकी है तो आप जा करके इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप इसको सुधार भी कर सकते हैं। आप सुधारने के लिए क्या प्रक्रिया है, आप यहाँ पर भुगतान पश्चात संशोधन करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो नियम फिर से आएगा तो इसको आपको पढ़ लेना है, और फिर इसको करके आगे बढ़ना है। आगे जब ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन ID भी आपको डालना होगा, और जन्मतिथि क्रमांक आप डालेंगे। ठीक, और यहाँ आवेदन क्रमांक डाल करके आपको इसको आगे बढ़ाना है। तो ये तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए, यानी आवेदन क्रमांक, ट्रांजैक्शन ID और जन्मतिथि, 3 चीज़ रहेगा। उसके बाद ही आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ाने पर आपको अपना जाकर वहाँ से संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।